बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद यासिर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली ग्राफ के मुतालिक है, क्योंकि बच्चों को जो है वो एमडी कैट के हवाले से ग्राफ के मुतालिक बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है इंशाल्लाह मैं आप बच्चों को इसके एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करके बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको जो है वो कैसे सॉल्व करना है इजी वे के साथ। तो देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ग्राफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लोप, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एरिया। लेकिन अभी हम जो डील करेंगे वो स्लोप के साथ करेंगे कि स्लोप क्या चीज़ है। कुछ लोग जो है वो स्लोप और ग्रेडियंट को एक ही नाम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली स्लोप और ग्रेडियंट में भी एक डिफरेंस होता है। अभी फ़िलहाल हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग जो है वो स्लोप को ही स्लोप के नाम से ही जानें कि स्लोप है क्या। स्लोप के लिए मेथड नंबर 1 है, मेथड 1 क्या है स्लोप। स्लोप बेसिकली आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती भी है और नहीं भी देती। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन मिले। तो इस वजह से ये चीज़ याद रख लेनी है कि स्लोप जो है वो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। जब ये चीज़ होगी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है भी। अब यहाँ पर आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, ग्राफ को एक ड्रा करते हैं। एक ग्राफ में आपके पास आ जाएगा वाई एक्सिस और दूसरे में क्या आ जाएगा आपके पास एक्स एक्सिस। अब आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ की स्लोप बताएं क्या है, तो जब आपने इस ग्राफ की स्लोप लेनी है तो स्लोप के कई फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला क्या है, पहला सुन लें भी, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y कंपोनेंट ओवर चेंज इन x कंपोनेंट। इस फार्मूले से आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है या नहीं। एक तो आप इस फार्मूले से क्या डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है या कौन सी नहीं है। दूसरा, आप इस फार्मूले से कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इस फार्मूले से इस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको उसके y कंपोनेंट के बारे में वैल्यूज दी हो और उसके x कंपोनेंट के बारे में वैल्यूज दी हो, तो आप उस क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखी है कि अगर आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आपने उसके y कंपोनेंट को उसके x कंपोनेंट पे डिवाइड कर देना है। तो जब आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसकी जो स्लोप आएगी वो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब इसकी एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, सपोज करें मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ग्राफ है जिसके दरमियान ड्रा किया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक ग्राफ ड्रा है। चलें, ये ग्राफ ड्रा है। आप बताएं इसकी स्लोप कितनी है। अब इसकी स्लोप मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसकी स्लोप जो है मैं y कंपोनेंट को इसके x कंपोनेंट पे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि स्लोप आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू f ओवर x। अब आपने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा हुआ है, f ओवर x किसका फार्मूला है, f ओवर x ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है। किसका फार्मूला भी, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो स्लोप है हमें किसी भी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इससे आपने एक तो ये बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि आप y कंपोनेंट को उसके x कंपोनेंट पे डिवाइड करें और फिर देख लें ये किसके बराबर है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप है वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। दूसरा तरीकाकार क्या है, दूसरा इसी फार्मूले से आप इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ये ग्राफ जो है वो दिया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही, इसमें मैं वैल्यूज मेंशन कर देता हूं। सपोज करें यहां पर मैं वैल्यूज मेंशन करता हूं 1 2 3 4 5, इधर से मैं फोर्स की वैल्यू देता हूं 5
10, 15, 20, 25। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने जो है वो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है फ्रॉम कहां से, पहले तो ये चीज़ देख ले। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 3 मीटर। कहाँ तक कैलकुलेट करना है? 3 मीटर तक, 5 तक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया कि आपने x इज इक्वल टू 0 to 3 मीटर। ये आपके पास क्या चीज़ दे दी उसने? डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब आपके पास जो है वो फार्मूला क्या है? k का फार्मूला होगा चेंज इन y कंपोनेंट डिवाइड बाय चेंज इन x कंपोनेंट। चेंज इन y कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब आप लोगों ने यहां पर देखना है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट फाइनल कहां तक है? 3 तक है, यानी आप कहां तक जा रहे हैं? 3 तक जा रहे हैं। तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। इसी तरह आपने वैल्यूज यहां पर देखनी है। यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है पहले 3 मीटर तक, यानी 3 मीटर डिस्टेंस तक आपको जो फोर्स की वैल्यू मिल रही है, कहां तक मिल रही है? ये देखिए, ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ की आपने बेसिकली स्लोप लेनी है। ये इसका मतलब यहां पर जो फोर्स है वो 0 से 15 न्यूटन तक जा रही है। कहां तक जा रही है? 15 न्यूटन तक। यानी कि यहां पर फाइनल 15 माइनस 0, तो आपके पास 15/3 इज इक्वल टू 5। के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर आता है। लो भी आपने अब इस फार्मूले से इस स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट भी कर लिया है। क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट? यानी कि आप लोगों ने इस फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से 2 काम किए। एक क्या काम किया? एक आपने ये काम किया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया? दूसरा आपने ये काम किया कि आपने इससे फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट भी कर लिया। कैलकुलेट उस वक्त हो सकता है जब आपके पास उसका डाटा गिवन होगा। क्लियर भाई? अब इसके बाद हम मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 वाला कौन सा है? 2 वाले को देखें जरा इधर। अच्छा, बाद दफ़ा जो है वो आपके पास जो है वो उसने ये वैल्यूज़ नहीं दी होती। वो आपसे कहता है कि आपने जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है। देखें इधर, स्लोप का दूसरा जो फार्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये वाला फार्मूला आपने बेसिकली स्लोप के लिए तो यूज़ करना ही करना है, लेकिन कब यूज़ करना है? जब सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज ना दी हो, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो? थीटा गिवन हो। ओनली एंगल इज गिवन। जब सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल गिवन होगा तब आप इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो? स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखें जरा आप इसमें। मैं कहता हूं उसी एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ये फोर्स है, ये क्या है? एक्स। अब यहां पर मैंने आपको एंगल दे दिया है कितना भी, 30 डिग्री। एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि आपने जो एंगल थीटा लेना है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। कहां से लेना है? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस से एंगल जहां तक वो स्लोप दी होगी वहां तक लेना। ठीक है भाई? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? यहां पर 30 बन रहा है। कितना बन रहा है अभी? 30। तो आपने सिंपल क्या करना है, उसका tan 30 ले लेना, तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, पहला काम वो ये कहता है कि यहाँ पर आपने k कैलकुलेट करना है। करें भी कैलकुलेट k। आप कहेंगे यार यहाँ पर तो फार्मूला k इज इक्वल टू f/x से तो k मिलना कोई नहीं है। तो दूसरा तरीका कार क्या है? k इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है वो आपको tan थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप किसके बराबर है? k के बराबर है। tan आ गया और साथ tan के साथ क्या आ गया? 30। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? बच्चों को ये भी नहीं याद होती। आपको याद रखने का तरीकाकार मैंने बताया था कि अगर आपके पास sin 30 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिंपली आपके पास 1/3 का स्क्वायर रूट, यानी कि tan की वैल्यू जब भी निकालनी हो साइन और cos को डिवाइड कर दिया करें तो आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू निकल आएगी tan की।
तो tan 30 की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर रूट आ चुकी है। अच्छा, एक तो ये तरीकाकार हो गया। बाद दफ़ा वो एंगल कुछ इस तरह भी दे देता है, जारी बात है उसने कंफ्यूज तो करना ही होता है ना आपको। तो यहाँ पर जो है वो एंगल इस तरह देगा, ये F है, ये X है, ये एंगल दे देता है, अब ये एंगल 30 है। अच्छा, अब आप लोगों से कहता हूँ कि आपने K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी? K की। मैंने बताया कि आपने एंगल जो है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट लेना है? एंगल जो है वो आपने हमेशा विद एक्स एक्सिस वाला लेना है। कौन सा एंगल लेना? एक्स एक्सिस। अब ये टोटल एंगल कितना है? 90 में से ये वाला एंगल निकाल दें तो ये एंगल है 30, तो बाकी कितना बचता है? ये वाला 60 डिग्री बचता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम K निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? K इज इक्वल टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। लो भी, यहाँ पर आपके पास K की वैल्यू फिर आ गई। कोई यहाँ पे इशू भाई? तो इसका मतलब ये दो फार्मूले आपने यूज करके जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट भी कर लिया है और साथ ये भी डिसाइड कर लिया है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। क्लियर? अच्छा, अभी तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, तीसरा और चौथा कंसेप्ट। इसमें टोटल 4 चीज़ें आपने इसमें मतलब स्लोप में याद रखनी है। ये अभी 2 ही हैं, 2 अभी हम और डिस्कस करेंगे। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। चल, तीसरा कंसेप्ट ये है, तीसरे कंसेप्ट से आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है कि आया कि आपके पास स्लोप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है। तो ये तरीकाकार भी आपने याद रखना है। स्लोप का थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अभी डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्लोप भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एक स्पेसिफिक रीजन तक होती है ये इसकी वैल्यू, मतलब जहां तक ये स्लोप इंक्रीज होती है। लेकिन आपको इतनी डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करें तो स्लोप भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आपके लेवल तक इतना ही बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा आपके लिए। अब इसमें आपने करना क्या? इसमें हमने एक तो ये चीज देखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा स्लोप इंक्रीज हो रही है। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तीसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है? लो भाई, एंगल से पता चलेगा। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर आपके पास थीटा बढ़ेगा तो आप क्या कहेंगे? स्लोप इंक्रीज हो रही है। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप कहेंगे स्लोप की वैल्यू क्या है? कम हो रही है। अगर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट के ऊपर, आप कहेंगे उसकी स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं डिफरेंट ग्राफ ड्रा करता हूं यहाँ पे, ये देखें जरा। लो अभी ये मेरे पास ग्राफ है, ग्राफ वही ले लें बेशक, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लें, जो सा मर्जी ले लें। चले मैं वही ग्राफ रखता हूँ आपके पास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ने कहना लगता सर को एक ही ग्राफ आता है, चले मैं कोई दूसरा लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये देखें ज़रा इधर, मैं ना इधर एक स्लोप ड्रा कर रहा हूँ। लो भाई इधर भी एक ग्राफ ड्रा करें, तीनों पॉइंट पे ग्राफ ड्रा करते हैं। यहां पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये बिल्कुल कुछ ऐसे। क्यों भाई, ये भी ठीक है। अच्छा अभी इसके बाद हमारे पास ग्राफ आ गया तीसरा ग्राफ जो है वो बिल्कुल आप लोगों की तरह सीधा होगा। ये देखें, ये अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने ना टेंजेंट ड्रा करना है। क्या ड्रा करना? टेंजेंट। किसी भी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करके डिसाइड कर लें कि एंगल क्या हो रहा है। ये देखें इधर टेंजेंट ड्रा कर लें एक, ठीक है, एक इधर टेंजेंट ड्रा कर लें। अप्रोक्सीमेटली वैसे कह सकते हैं 100% यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो थीटा की वैल्यू, चले मैं अप्रोक्सीमेट कहता हूँ कि ये 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इधर जो है वो आप कह लें वर्टिकल लाइन है। जब वर्टिकल लाइन है तो एंगल कितना है इसका? 90। यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से किस तरफ जा रही है? 90 की तरफ जा रही है। एक बात यहाँ पर ज़हन नशीन कर लेनी है कि यहाँ पर एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता उससे कम हो जाए। यहाँ पर एग्जैक्ट हो सकता है 0 से एंगल बड़ा हो, 45 भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए ये इतना काफ़ी होगा कि हमें इतना डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि थीटा जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है।
थीटा जो है वो 0 से 90 की तरफ जा रहा है, तो जाहिर बात है आप कह सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रही है। स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज। जब स्लोप इंक्रीज हो रही है तो मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब यही काम आपने इधर करना है। क्या करना है, इधर जो है वो आपने टेंजेंट ड्रा करना है। ये देखिए, ये तकरीबन जो है वो इधर टेंजेंट ड्रा कर ले और एक इधर टेंजेंट ड्रा कर ले। वैसे इस लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंगल तकरीबन कोई 30 या 45 हो जाएगा, कोई मसला नहीं, 30 ले लें बेशक अप्रोक्सीमेट। लेकिन इधर जो है वो एंगल 30 से भी क्या है ना कम, मतलब कि 0 हो जाएगा। अब देखिए एंगल यहाँ पर क्या हुआ है, कम हो रहा है एंगल। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब अगर एंगल यहाँ पे कम हो रहा है तो स्लोप ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट देख ले, तीनों पॉइंट के ऊपर। अगर मैं तीनों पॉइंट के ऊपर टेंजेंट देखूं, ये देखें, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अगर सपोज कर लें ये 45 है तो ये भी 45 आएगा और ये भी कितना आएगा। थीटा की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर क्या रह रही है, एक जैसी आ रही है। तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आपके पास स्लोप भी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है भाई, वेलोसिटी के बारे में। और वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों बच्चों, क्लियर है। अच्छा भाई, ये तो 3 केसेस हो गए, एक छोटा सा केस रह गया और हाउ वी कैन डिसाइड स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, ये याद रख लें। बल्कि मैं इधर नीचे ही बता देता हूं, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी तो स्लोप हमारे पास क्या आएगी, स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप कैसी आएगी, स्लोप हमारे पास नेगेटिव आएगी। लैब ये चौथा आ गया, चौथा केस आ गया अभी स्लोप वाले का, कि मतलब 3 केसेस से आपने ये सारा कुछ देख लिया, बढ़ रही है, कम हो रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये वाली चीज भी रह जाती है। तो मैं यहां पर जरा ग्राफ ड्रा करता हूं, ये देखिए इधर आपने ना यहां पर एक जो है वो टेंजेंट ड्रा कर लेना किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। ये इधर टेंजेंट ड्रा कर ले, ये इधर, ये देखिए टेंजेंट ड्रा किया। अब इसका एक्स के साथ एंगल, मुझे ये बताएं कि ये लेस देन का साइन भी तो बन रहा है ना वैसे देखा जाए तो। एक तो ये चीज, दूसरा इसकी वर्टिकल लाइन जो है वो बाहर आ रही है, मतलब आप वैसे ही देख लें ये एंगल 90 से कम नहीं है। अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है, तो ये ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। अच्छा दूसरा केस, ये चीज। अब यहां पर आपको मैं ग्राफ कोई ड्रा करके देता हूं, चलें सपोज कर लें ये वाला ग्राफ ड्रा कर लें, ठीक है भाई। इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, ये अच्छा भी ये है एक्स एक्सिस की लाइन, तो ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा नहीं। क्यों भाई, अगर यहाँ पर थीटा 90 से बड़ा है तो इसका मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। लो भाई ये 4 मेथड याद रख लेने हैं, ठीक है भाई। चारों मेथड से आपने ये डिसाइड कर लेना है पूरा का पूरा स्लोप के मुतालिक कि आया कि पहले फार्मूले से क्या, कौन से 4 फार्मूले हैं, ये देखें इधर। पहला फार्मूला क्या है स्लोप का, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। दूसरा फार्मूला क्या, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। तीसरा स्लोप का थीटा के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। चौथा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी आपको मेथड बता दिया। पहले फार्मूले से आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है या नहीं है, और उसी फार्मूले से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपको एंगल दिया हो तो आप उस फार्मूले से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तीसरे फार्मूले से यानी कि थीटा के हिसाब से आप ये डिसाइड करेंगे स्लोप आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है। चौथा तरीका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा अभी आपके एंगल से। ठीक है, अभी एंगल लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 तो स्लोप नेगेटिव। तो अभी फिलहाल ये लेक्चर जो है वो बहुत लेंथी हो जाना है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एरिया वाला जो पोर्शन होगा वो इंशाल्लाह हम अगले इसके हिस्से में शामिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।